हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं ऑर्डर 32 को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है प्रीलिम मेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि जो माइनर हैं वो कैसे सूट इंस्टीट्यूट होंगे या उनके खिलाफ कैसे होगा, उनके प्रोविज़न बताए गए हैं। और एक इसी ऑर्डर के रूल में बताया गया है जो भी माइनर पे अप्लाई हो रहा है वो अनसाउंड माइंड पे भी होगा। इसलिए ध्यान रखना, ऑर्डर 32 दोनों से डील करता है। प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाता है तो माइनर नहीं लिखना है, अनसाउंड माइंड भी आएगा। तो रूल 1 है माइनर टू सू बाय नेक्स्ट फ्रेंड। जो सूट है वो माइनर के नाम पे इंस्टीट्यूट होगा और कौन करेगा? नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर। ठीक है। एक्सप्लेनेशन कहती है कि इस ऑर्डर में जो माइनर है वो पर्सन होगा जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट सेक्शन 3 के अंदर आएगा, यानी कि जो मेजॉरिटी अटेन नहीं किए हुए हैं वो। ठीक है। वेयर द सूट रिलेट्स टू एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन्ड इन क्लोजेज A एंड B ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दैट एक्ट। जहाँ पे जो सूट रिलेट कहाँ से करेगा, उसके टू जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है उसका सेक्शन 2 है, उसके A और B में जो मैटर से जो डील करेगा, ठीक है, वो सूट आएंगे। उसके बाद है सब रूल 2, वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड, यानी कि 1 में तो कह दिया कि नेक्स्ट फ्रेंड करेगा। अब सेकंड में क्या होगा कि जब सूट इंस्टीट्यूट होगा बिना किसी नेक्स्ट फ्रेंड के तो क्या होगा? तो होगा ये कि डिफेंडेंट जो है वो अप्लाई करेगा कि प्लेंट को निकाला जाए, यानी कि टेकन ऑफ द फाइल। यानी कि जब वो माइनर है वो एलिजिबल ही नहीं है सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए और नेक्स्ट फ्रेंड जो है उसने नहीं किया है उसके नाम पे, तो डिफेंडेंट ही अप्लाई करेगा। और वो ये भी अप्लाई करेगा कि जो भी कॉस्ट्स हैं वो पेड की जाए प्लीडर या कोई भी जो पर्सन है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और सेकंड में कहता है कि जो नोटिस है ऐसी एप्लीकेशन का, यानी कि डिफेंडेंट ने जो अप्लाई किया है वो गिवन टू सच पर्सन, किसको? यानी कि माइनर को, एंड द कोर्ट जो भी सारी ऑब्जेक्शन सुनने के बाद ऑर्डर देगा। 2A, अब रूल 2A जो है वो इंस्टीट्यूट हुआ था 1976 में। तो सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय नेक्स्ट फ्रेंड व्हेन सो ऑर्डर, यानी कि जो सिक्योरिटी है वो ऑर्डर की जाएगी कि कौन भरेगा? नेक्स्ट फ्रेंड। यानी कि सब रूल 1 कहता है सूट इंस्टीट्यूट हुआ माइनर के बिहाफ पे, उसके नेक्स्ट फ्रेंड ने किया तो कोर्ट खुद या डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पर सूट के किसी भी स्टेज पर कह सकता है नेक्स्ट फ्रेंड को कि भाई आप जो है सिक्योरिटी इसमें सबमिट करवा दें। ठीक है, पेमेंट जो भी होंगी कॉस्ट्स वगैरह की। वेयर सच सूट इज इन, अब इंडिजेंट पर्सन जो गरीब पर्सन है, इंडिजेंट को डिफाइन किया गया है लिमिटेशन में, मैंने बताया था आपको जब लिमिटेशन करवाया था। तो इंडिजेंट पर्सन जो है जब इंस्टीट्यूट करेगा तो सिक्योरिटी के अंदर कोर्ट फी जो है वो भी इंक्लूड की जाएगी। सब रूल 3 कहता है 25 ऑर्डर 25 सिक्योरिटी जो से रिलेटेड ऑर्डर है, जो मैंने इससे पहले की वीडियोस में ऑर्डर 25 में करवा चुकी हूँ, उसको देख लेना। उसमें रूल 2 है वो भी अप्लाई होगा। ठीक है, जो भी उसके प्रोविजंस है वो। फिर है रूल 3, गार्जियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट, यानी कि अब क्या है, डिफेंडेंट माइनर है। जब डिफेंडेंट माइनर हो जाएगा तो एक प्रॉपर पर्सन जो है उसको गार्जियन अपॉइंट करेगा, कौन? कोर्ट। तो कौन अपॉइंट करता है? कोर्ट अपॉइंट करता है। और ये ध्यान रखना कि एप्लीकेशन कौन डालता है? प्लेंटिफ या फिर माइनर, जो डिफेंडेंट है वो भी डाल सकता है, और प्लेंटिफ। एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन फॉर द सूट मे बी ऑब्टेन्ड अपॉन एप्लीकेशन इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और बाय द प्लेंटिफ। रूल 3 कहता है कि जो एप्लीकेशन है उसमें एफिडेविट दिया जाएगा कि जो गार्जियन अपॉइंट हुआ है उसका कोई भी इस केस में इंटरेस्ट नहीं है, और या फिर माइनर से अलग कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड ही इज़ फिट पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड। सब रूल 4 कहता है नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन एनी एप्लीकेशन अंडर दिस रूल। इस ऑर्डर में
कोई भी नो ऑर्डर शैल बी मेड, यानी कि कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा किसी भी एप्लीकेशन पे अंडर दिस रूल एक्सेप्ट अपॉन नोटिस टू एनी गार्जियन ऑफ द माइनर। ठीक है, यानी कि उसके गार्जियन जो है उसको आप नोटिस देंगे, उसी के बाद कोई ऑर्डर देंगे। ओके, और डिक्लेयर्ड बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट इन दैट बिहाफ, या फिर गार्जियन नहीं है तो कौन, फादर, फादर नहीं है तो मदर, मदर नहीं है तो और कोई नेचुरल गार्जियन। ये एक सीक्वेंस दिया गया है, आप पढ़ लेना सब रूल 4 में। 4A कहता है कोर्ट जो है इसमें किसी भी केस में नोटिस भी इशू कर सकता है सब रूल 4 के अंदर। ऊपर जो आया है ना गार्जियंस के बारे में, उनमें नोटिस भी इशू कर सकता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। रूल 5 फिर कहता है, सब रूल 5 कहता है कि एक पर्सन अपॉइंट किया गया है कहाँ पे, डिफेंडेंट माइनर जो है उसके लिए गार्जियन जो किया गया है वो रिटायरमेंट, रिमूवल या डेथ पर ही टर्मिनेट हो सकती है, अदरवाइज़ क्या होगी, सारी प्रोसीडिंग यूं की यूं चलती रहेंगी। कहाँ पे, एपिलेट, रिविजनल और एग्जीक्यूशन में भी। ठीक है, उसके बाद है रूल 3A। 3A को भी 1976 में इंक्लूड किया गया है। डिक्री अगेंस्ट माइनर नॉट टू बी सेट असाइड अनलेस प्रिजुडाइस हैज़ बीन कॉज टू हिज इंटरेस्ट, यानी कि माइनर के खिलाफ मानो डिक्री आ गई है तो उसको सेट असाइड नहीं कर सकते जब तक वहाँ पे कोई इंटरेस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। नो डिक्री पास्ड अगेंस्ट अ माइनर शैल बी सेट असाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड कि भैया जो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन है उनका कुछ इंटरेस्ट था उस मैटर में, तो अगर यही रीज़न है तो कोई भी डिक्री जो है वो असाइड नहीं की जाएगी, अगर यही रीज़न है। लेकिन अगर उसका कोई इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है, किसका, माइनर का, तो वो फिर ग्राउंड बन सकता है। ठीक है, आगे कहता है बट द फैक्ट दैट बाय रीजन ऑफ सच एडवर्स इंटरेस्ट, किसका, नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन के एडवर्स इंटरेस्ट की वजह से प्रीजुडाइस हैज बीन कॉज टू द इंटरेस्ट ऑफ माइनर, देन दैट विल बी ग्राउंड फॉर सेटिंग साइड द डिग्री। रूल 2 कहता है, सब रूल 2 कहता है नथिंग इन दिस रूल शैल प्रिक्लूड द माइनर फ्रॉम ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ available under any law by reason of the misconduct or gross negligence on the part of the next friend। या फिर मतलब इस रूल के अंदर कह रहा है कि भाई जो माइनर है वो रिलीफ ले सकता है अगर वहाँ पे गार्जियन या फिर नेक्स्ट फ्रेंड ने कोई मिसकंडक्ट किया है या उन्होंने कोई लापरवाही बरती है तो। सब रूल 4 कहता है फिर, रूल 4 सॉरी सब रूल नहीं, हु मे एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड और बी अपॉइंटेड गार्जियन फॉर द सूट, यानी कि 4 में लिख लेना क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, एनी पर्सन जो साउंड माइंड का है और मेजॉरिटी अटेन की है वो नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ मतलब जो उसका इंटरेस्ट होगा वो माइनर से अलग नहीं होना चाहिए, and that he is not in the case of a next friend, a defendant or in the case of guardian for the suit of plaintiff। ठीक है, सेकंड में फिर बात करता है सब रूल में, where a minor has a guardian appointed or declared by competent authority, अगर जब एक माइनर है उसको उसका गार्जियन अपॉइंट किया है या फिर डिक्लेयर किया गया है, नो पर्सन अदर देन सच गार्जियन शैल एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर। ठीक है, यानी कि उस गार्जियन के अलावा कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा माइनर का, या फिर गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा अनलेस कोर्ट कंसीडर्स फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड कि जो माइनर का वेलफेयर है दूसरे पर्सन में ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि मेनली माइनर का वेलफेयर देखना है। थर्ड में फिर कहता है नो पर्सन शैल विदाउट हिज कंसेंट, यानी कि बिना उसकी कंसेंट के आप गार्जियन अपॉइंट नहीं कर सकते। फिर फोर्थ में है वेयर देयर इज़ नो अदर पर्सन फिट, यानी कि कोई भी पर्सन नहीं मिल रहा है जो गार्जियन बन सके, तो कोर्ट जो है अपने ही किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है ऐसा गार्जियन, और मे डायरेक्ट दैट द कोस्ट टू बी इनकर्ड बाय सच ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज सच गार्जियन शैल बी बोर्न ईदर बाय द पार्टीज और बाय एनी वन और मोर ऑफ द पार्टीज टू द सूट और आउट ऑफ एनी फंड इन कोर्ट इन विच द माइनर इज इंटरेस्टेड। फिर रूल 5 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट, यानी कि जो भी एप्लीकेशन है
माइनर के बिहाफ पे 10 की 2 को छोड़ के वो नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्जियन बनाएगा, कहाँ, कोर्ट में, कि भाई मैं ऐसे ऐसे बनना चाहता हूँ, जो इसका गार्जियन या फिर नेक्स्ट फ्रेंड। सब रूल 2 कहता है एवरी ऑर्डर मेड इन अ सूट और एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट इन और बाय विच अ माइनर इज इन वे कंसर्न्ड और अफेक्टेड विदाउट सच माइनर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। मैं मेन मतलब बता देती हूँ आपको। कोई भी ऑर्डर जो बनता है सूट में या फिर किसी एप्लीकेशन में कोर्ट के आगे, जिसके अंदर माइनर जो है इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और उसमें माइनर विदाउट सच माइनर बीइंग रिप्रेजेंटेड, यानी कि वो बिना किसी के रिप्रेजेंटेशन के, यानी कि नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन के बिना, तो अगर कोई भी ऑर्डर बनता है ऐसा, तो उस ऑर्डर को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनर है, नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं है, कोई ऑर्डर बन गया है जो अफेक्ट कर रहा है, तो वो उसको डिस्चार्ज कर देंगे उस ऑर्डर को। And where the pleader of the party at whose instance such order was obtained knew or might reasonably have known the fact of such minority, तो मान लो प्लीडर को पता था कि भाई जो ये ऑर्डर बना है लेकिन वो तो माइनॉरिटी में है, तो फिर उसको कॉस्ट्स भी देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर है रूल 6 रिसिप्ट बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिक्री फॉर माइनर। रिसिप्ट बाय किससे, नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन से, किसमें, डिक्री के लिए जो माइनर के लिए है। देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन है जो भी सूट में, बिना कोर्ट की लीव के पैसे या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं रिसीव कर सकता। कैसे, कॉम्प्रोमाइज से या फिर अंडर अ डिक्री और ऑर्डर इन फेवर ऑफ द माइनर। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट की लेनी होगी। वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन ऑफ द सूट हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी टू बी गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, यानी कि नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्जियन जो नहीं अपॉइंट होता है या डिक्लेयर किया जाता है माइनर के लिए, अगर वो किसी डिसेबिलिटी में है टू रिसीव द मनी या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी को लेने के लिए, द कोर्ट शैल इफ इट ग्रांट्स हिम लीव टू रिसीव द प्रॉपर्टी रिक्वायर सच, तो उससे सिक्योरिटी भरवा सकता है वहाँ पे, और जो भी डायरेक्शन है वो वहाँ पे कोर्ट उसको देगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्जियन जो है वो अपॉइंट नहीं हुआ है या डिक्लेयर नहीं किया है गार्जियन जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने ऑफ द माइनर, या अपॉइंट भी हो गया है, दो चीज़ें होगी ना, या तो हुआ ही नहीं है अपॉइंट, या हो भी गया है लेकिन डिसेबिलिटी में है, तो ये दो चीज़ हो गई। वहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी का प्रोविज़न, इस सब रूल के आगे सिक्योरिटी लिख लेना। प्रोवाइजो है फिर, कोर्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड डिस्पेंस विद सच सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी को छोड़ सकता है वाइल ग्रांटिंग लीव टू द नेक्स्ट फ्रेंड, यानी कि उनको नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन को मनी रिसीव करने के लिए या मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए ये सिक्योरिटी छुड़वा सकता है। कहाँ, दो सिचुएशन में, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना प्रीलिम के लिए, जहाँ पे वो नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन मैनेजर है HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, या वो उसका पेरेंट है, ठीक है। तो इन दो केसेस में आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी। फिर है रूल 7 एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। नो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट शैल विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग, यानी कि वो एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता बिना कोर्ट की लीव के, परमिशन के। 1A में कहता है जो एप्लीकेशन है इस तरह की लीव की, जो भी परमिशन लेनी है, उसमें एफिडेविट होगा। क्या एफिडेविट होगा कि भैया जो एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ हम करना चाह रहे हैं वो माइनर के बेनिफिट के लिए है, ये आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। प्रोवाइजो कहता है ओपिनियन जो भी सो एक्सप्रेस्ड वेदर इन द एफिडेविट या सर्टिफिकेट में, तो जो भी ओपिनियन दी गई है ठीक है, लेकिन
कोर्ट भी एग्जामिन कर सकता है कि भाई एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज़ जो है माइनर के बेनिफिट के लिए है भी या नहीं, ठीक है। फिर सेकंड सब रूल कहता है एनी सच एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ जो भी एंटर्ड किया जाता है विदाउट द लीव, यानी कि बिना अपने परमिशन लिए कोर्ट की और एग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया इन दो बंदों ने, नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन ने, तो वो वॉइडेबल होगा अगेंस्ट ऑल पार्टीज़ अदर देन द माइनर, ठीक है। माइनर को छोड़कर सभी पार्टीज़ के खिलाफ क्या होगा, वॉइडेबल होगा, उसके खिलाफ तो वॉइड ही होगा। 8th में है रिटायरमेंट, ठीक है। रिटायरमेंट जो है नेक्स्ट फ्रेंड की, यानी कि वो रिटायर नहीं हो सकता नेक्स्ट फ्रेंड, उसे पहले एक फिट पर्सन को अपनी जगह पे लाना होगा। और सेकंड में इसकी एप्लीकेशन है सिंपल को सिंपल की तरह पढ़ना, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, केवल ये इस तरह से पढ़ना इसको कि 8th में रिटायरमेंट है। फर्स्ट के सब रूल 1 में कहता है कि बिना अपने एक फिट पर्सन को बिना पुट किए हुए और सिक्योरिटी दिए आप रिटायर नहीं होगे। सेकंड में जो है एप्लीकेशन की बात करता है। 9th में है रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, यानी कि कब रिमूव किया जा सकता है, तो मैं पॉइंट्स में आपको बता देती हूँ। जब उसका इंटरेस्ट माइनर से एडवर्स दूसरा हो जाएगा तब, या फिर वो कनेक्ट है किससे, डिफेंडेंट से, यानी कि नेक्स्ट फ्रेंड जो प्लेंटिफ का माइनर का बना था वो अब कनेक्ट हो गया है डिफेंडेंट, यानी कि वो कहीं ना कहीं कनेक्शन है उसका डिफेंडेंट से, तो तब भी उसका इंटरेस्ट एडवर्स हो जाएगा। 3rd में है वो ढंग से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, या फिर उसे लगता है कि सूट जो है उसके बीच में कहीं वो इंडिया छोड़कर चला जाएगा, या 5वां फिर है कि कोई और सफिशिएंट कोज है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिमूवल होगा। अब सेकंड कहता है जहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड इज़ नॉट अ गार्जियन, यानी कि नेक्स्ट फ्रेंड है वो गार्जियन नहीं है अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट इन दिस बिहाफ, वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड है वो गार्जियन अपॉइंट नहीं हुआ है, वो नहीं गार्जियन अपॉइंट है जो डिक्लेयर किया गया था ये वो कोर्ट से, एंड एन एप्लीकेशन इज मेड बाय अ गार्जियन सो अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड हु डिज़ायर्स, यानी कि जो होना चाहता है उसकी जगह पे, किसकी जगह पे, नेक्स्ट फ्रेंड की जगह पे, कौन, गार्जियन। तो कोर्ट जो है वो रिमूव कर देगा नेक्स्ट फ्रेंड को, किसको बना देगा, गार्जियन को, अनलेस, जब तक ये ज़रूरी समझता है कोर्ट फॉर रीजंस, जो भी रीजंस हैं, दैट गार्जियन ought not to be appointed the next friend of the minor, यानी कि गार्जियन जो है वो नहीं अपॉइंट होना चाहिए, तब तक वो रिमूव कर सकता है। अगर उसे लगता है कि नहीं होना चाहिए नेक्स्ट फ्रेंड वो गार्जियन, तो उसे नहीं करेगा। एंड शैल अपॉइंट द एप्लीकेंट टू बी द नेक्स्ट फ्रेंड इन हिज प्लेस, ठीक है, थोड़ा सा टाइसी है लेकिन सिंपल चीज़ है एक। रूल 10 है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग ऑन रिमूवल, यानी कि नेक्स्ट फ्रेंड को हटा दिया उसके बाद प्रोसीडिंग्स का क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट में है ऑन द रिटायरमेंट, रिमूवल या डेथ, तीनों ही केस में जो है प्रोसीडिंग तो रुकेंगी ही जब तक कि नया अपॉइंटमेंट नेक्स्ट फ्रेंड का नहीं होता। सेकंड में है जहाँ पे प्लीडर ओमिट कर जाता है, वेयर द प्लीडर ऑफ सच माइनर ओमिट्स विद इन अ रीजनेबल टाइम टू टेक स्टेप्स टू गेट अ न्यू फ्रेंड अपॉइंटेड, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द माइनर और इन द मैटर इन इशू में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वन, ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन जो है उसका प्लीडर फिर बन सकता है। 11 में है रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ गार्जियन, अब किसकी है, गार्जियन की डेथ, रिटायरमेंट, रिमूवल, तो वेयर द गार्जियन फॉर द सूट डिजायर टू रिटायर और डज नॉट डू हिज ड्यूटी वट एवर द रीजन, कोर्ट परमिट कर देगा गार्जियन को कि वो रिटायरमेंट अगर वो वाला केस है तो हो जाए, या फिर उसे निकाल देगा जो रिमूवल का केस है जो हम 9 में पढ़ के आए हैं। और सेकंड में है वेयर द कोर्ट गार्जियन फॉर द सूट रिटायर, डाई और रिमूवल ड्यूरिंग द पेंडेंसी, तो कोर्ट जो है एक नया गार्जियन अपॉइंट कर लेगी, सिंपल चीज़ है बिल्कुल। 12th में है रूल में कोर्स टू बी फॉलोड बाय माइनर प्लेंटिफ और एप्लीकेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि ध्यान देना इस पर। फर्स्ट में है ए माइनर प्लेंटिफ और माइनर नॉट अ पार्टी टू ए सूट ऑन हुज बिहाफ एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग, अब उसने कर ली मेजोरिटी अटेन, अब वो इलेक्ट करेगा कि क्या वो उस एप्लीकेशन या सूट के साथ जाना चाहता है या नहीं, ठीक है। जहाँ पे वो सेकंड में है कि इलेक्ट करता है कि ठीक है सूट एप्लीकेशन के साथ प्रोसीड करेगा,
तो वो डिस्चार्ज करवा देंगे नेक्स्ट फ्रेंड को और अपने नाम से ही सूट चलेगा। थर्ड में कहता है टाइटल ऑफ द सूट और एप्लीकेशन, फिर कैसे होंगे कि ए बी लेट अ माइनर बाय सी डी इज नेक्स्ट फ्रेंड बट नाउ हैविंग अटेन मेजॉरिटी। ठीक है। फोर्थ में है वेयर इलेक्ट्स टू अबेंडन, यानी कि छोड़ना चाहता है सूट को। ही शैल इफ अ सोल प्लेंटिफ और सोल एप्लीकेंट अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू डिसमिस द सूट, यानी कि वो कहेगा कि भाई ये सूट एप्लीकेशन को डिसमिस करना चाहिए। फिफ्थ में फिर है एनी एप्लीकेशन अंडर दिस रूल मे बी मेड, एक्स पार्टी भी हो सकती है बट यानी कि बिना दूसरी पार्टी को सुने, बट नो ऑर्डर डिस्चार्जिंग अ नेक्स्ट फ्रेंड एंड परमिटिंग ए माइनर प्लेंटिफ टू प्रोसीड, यानी कि एक्स पार्टी इसलिए कहा है कि कोई एप्लीकेशन डली हुई है और वो मान लो चाहता है अबेंडन करना, कौन, माइनर, तो नेक्स्ट फ्रेंड को आप नोटिस देना चाहिए, मतलब ज़रूरी होगा। ठीक है, नोटिस देकर ही उसको निकाला जाएगा, बिना उसके वो नहीं होगा ऑर्डर। लेकिन एप्लीकेशन जो है उसमें एक्स पार्टी का भी ऑर्डर दिया जा सकता है, लेकिन डिस्चार्ज करना उन्हें नेक्स्ट फ्रेंड को और परमिट करना प्लेंटिफ को कि उसके नाम पे चले तो बिना नोटिस के नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। रूल 13 है वेयर माइनर को प्लेंटिफ अटेनिंग मेजॉरिटी डिज़ायर्स टू रेपुडिएट सूट, यानी कि माइनर को प्लेंटिफ है, साथ वाला मतलब दो हैं, दो या उससे ज़्यादा हैं, वो मेजॉरिटी पे क्या करता है, देखो, वेयर अ माइनर को प्लेंटिफ ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी डिज़ायर्स टू रेपुडिएट द सूट, तो उसको अपना नाम वहाँ से क्या करवाना पड़ेगा, निकलवाना पड़ेगा। ही शैल अप्लाई टू हैव हिज नेम स्टक आउट एज को प्लेंटिफ, और कोर्ट जो है अगर उसे लगता है कि भैया ये नेसेसरी पार्टी भी नहीं है तो उसका निकाल देंगे। सेकंड में है नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी सर्व्ड ऑन नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, और जो भी उसका को प्लेंटिफ है उसे भी और डिफेंडेंट, क्योंकि नेक्स्ट फ्रेंड तो था ही वो, क्योंकि को प्लेंटिफ था तो को प्लेंटिफ दूसरा तो मेजर होगा, उसे दे देंगे और डिफेंडेंट को दे देंगे। सब रूल 3 है कोस्ट ऑफ ऑल पार्टीज ऑफ सच एप्लीकेशन एंड ऑफ ऑल ऑफ और एनी प्रोसीडिंग देयरफॉर हैड इन द सूट शैल बी पेड बाय सच पर्सन। फोर्थ में फिर है एप्लीकेंट अगर नेसेसरी पार्टी है तो फिर कोर्ट में डायरेक्ट कि भैया डिफेंडेंट बनो। ठीक है। 14 में है अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट, यानी कि माइनर जो है मेजॉरिटी पे अगर सोल प्लेंटिफ है अप्लाई करता है दैट सूट इंस्टीट्यूटेड, जो भी उसके नाम से नेक्स्ट फ्रेंड कर रहा है और वो इम्प्रॉपर या अनरीजनेबल है तो वो कर सकता है ऐसा, और इस तरह का एप्लीकेशन जो है वो सभी पार्टीज़ को दिया जाएगा और कोर्ट जो है उसके बाद फैसला सुनाएगा। रूल 15 है, अब देखो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि ये सारे प्रोविज़न अनसाउंड माइंड पे भी अप्लाई हो जाएंगे। तो रूल 1 से 14 जो आप पढ़ के आए हो, 2A को छोड़कर सभी जो है अनसाउंड माइंड पे अप्लाई हो जाएंगे। क्यों छोड़ा 2A? क्योंकि 2A बात करता है सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय नेक्स्ट फ्रेंड व्हेन सो ऑर्डर्ड। ये हमने 2A में पढ़ा ना कि सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो ये वाली चीज़ को छोड़ के जो है सारे रूल अप्लाई होंगे किसको, अनसाउंड माइंड को। रूल 1 to 14 except rule 2A shall apply to person adjust before or during the pendency of the suit to be of unsound mind, and shall also apply to persons who though not so adjudged are found by the court inquiry to be incapable। सिंपल है। 16 में सेविंग है, नथिंग कंटेंड इन दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू द रूलर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट के रूलर पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और बीइंग सूड इन द नेम ऑफ स्टेट और बीइंग सूड बाय द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ एजेंट और इन एनी अदर नेम। सेकंड में है नथिंग कंटेंट इज इन दिस ऑर्डर शैल बी कंस्टिट्यूड एज अफेक्टिंग और इन एनी वे डेरोगेटिंग फ्रॉम द प्रोविजन, यानी कि लोकल लॉज का कोई भी ये ऑर्डर जो है वो नहीं अफेक्ट करेगा फॉर द टाइम बिंग। को क्या अफेक्ट नहीं करेगा, नथिंग इस ऑर्डर का जो है किस पे नहीं अप्लाई, लोकल लॉ पे। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर और बाय लुनेटिक्स और अदर पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो ऑर्डर 32 हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये। पूछ लेते हैं रिटायरमेंट किस में है, रिमूवल किस में है, 9, 8, 9, ये सब कुछ याद रखना है आपको। ठीक है, इसे 2-3 बार आप करेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो आपको ये ऑर्डर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।